हाँ गाइस, गुड इवनिंग। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिस्कस करते हैं। लिखो पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां रहेगा डोमेन एंड रेंज। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ वाई। तो सपोज अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ वैल्यूज ऑफ एक्स वो डोमेन कहलाएगा, वैल्यूज ऑफ y वो रेंज कहलाएगा। तो साइन के लिए डोमेन क्या होगा? एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। कोई भी एंगल आप यहाँ लिख सकते हो, 0 डिग्री पॉजिटिव एंगल हो सकता है, 30 डिग्री या π/3 रेडियन, 60 डिग्री, 45 डिग्री। एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, काफी बड़ा भी हो सकता है, काफी छोटा भी हो सकता है। तो एनी रियल नंबर। अच्छा, लेकिन मिलने वाला जो फाइनल आंसर है y, वैल्यू ऑफ y, मिलने वाला जो फाइनल आंसर है वो रहेगा -1 से लेकर 1 तक। ऑलवेज द वैल्यू ऑफ साइन ऑलवेज लाई बिटवीन -1 टू +1। वो +1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती, -1 से लेस कभी नहीं हो सकती। कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक कोई डाउट है? सर एक बार फिर से बोलिए। हाँ जी, बताते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये गिवन फंक्शन है। इसके लिए हमें डोमेन और रेंज लिखना है। डोमेन मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विच कैन डिफाइन दिस फंक्शन, सारे एक्स के वैल्यू जो इसको डिफाइन करेंगे। और वैल्यू ऑफ वाई मतलब मिलने वाला फाइनल आंसर। एक्स के अलग अलग वैल्यू लिखने से वाई के अलग अलग वैल्यू बनते जाएंगे। तो वो वाई के सारे वैल्यूज कैलकुलेट करके लिख लिए एक साथ, तो रेंज रहेगा। और जो एक्स के लेक्चर है वो डोमेन रहेंगे। ठीक है, एक्स के वैल्यू को डोमेन कहा जाएगा, वाई के वैल्यूज को रेंज कहा जाएगा। अब यहाँ कोई भी एक वैल्यू आप लिख सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू लिख सकते हो, नेगेटिव वैल्यू लिख सकते हो। वो फ्रैक्शनल हो सकता है, एंगल फ्रैक्शनल भी हो सकता है। π/6 क्या है? फ्रैक्शनल है ना। अगर डिग्री में लिख लो तो 60 डिग्री है, वो इंटीजर है। तो रैशनल, इरेशनल, कोई भी वैल्यू यहाँ लिख सकते हो। एनी रियल नंबर कैन टेक। और मिलने वाला फाइनल आंसर y, कोई भी एंगल लिख लो, उसका साइन फंक्शन कैलकुलेट कर लो, y वो जो रहेगा वो हमेशा लाई बिटवीन -1 टू +1 रहेगा। ऑलवेज लाई बिटवीन -1 टू +1 रहेगा। ठीक है। अब उसी तरह से दूसरा फंक्शन लिख लो, y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू cos x। ये भी सेम बिहेव करता है एज लाइक एज साइन। तो डोमेन रहेगा r, एनी रियल नंबर, और रेंज रहेगा -1 से लेके +1। ये लेक्चर तुरंत आज ही अपलोड कर दूंगा। यहाँ से आप रेगुलर सारे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। अगला देखो, y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू tan x। और ध्यान से देखो, tan x मतलब क्या होता है? tan x मतलब क्या होता है? sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो बनेगा cos x। अब जहां जहां cos x ये 0 हो जाएगा, जहां cos x ये 0 हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो टर्म इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। जब डिनोमिनेटर 0 आंसर देगा तो ये फ्रैक्शन ये नॉट डिफाइंड कहलाएगा।
तो जो नॉट डिफाइन वाला पॉइंट है, जो नॉट डिफाइन वाला पॉइंट है, वहां फंक्शन तो डिफाइन हो नहीं रहा है, तो उस पॉइंट को डोमेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये तो बता दिया मैंने थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन। अब प्रैक्टिकली देखो जरा ध्यान से, कॉस कहाँ जीरो बनता है, कॉस कहाँ जीरो बनता है, तो कॉस 90 π/2 पे जीरो बनता है। अगर इसका वैल्यू मैं π/2 लिख दूं तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ये फ्रैक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, मतलब tan x नॉट डिफाइंड, tan x नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइन वाला पॉइंट डोमेन, नॉट डिफाइंड, जहां नॉट डिफाइंड आंसर मिले वो पॉइंट डोमेन में नहीं ले सकते। तो ध्यान से सुनो क्या करना है, सारे रियल नंबर्स ले सकते हो, बस वो नॉट डिफाइन वाले पॉइंट वो माइनस कर दो। तो कहाँ नॉट डिफाइन है, एक π/2 पे नॉट डिफाइन है, 3 π/2 पे नॉट डिफाइन है, 5 π/2 पे नॉट डिफाइन है, 7 π/2 पे नॉट डिफाइन है, 9 π/2 पे नॉट, मतलब इन शॉर्ट ऑड नंबर ऑफ π/2 पे tan को डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये चीज याद रखिएगा। ऑड नंबर ऑफ π/2 के लिए tan को डिफाइन नहीं किया जा सकता, ऑड नंबर ऑफ π/2 के लिए। तो ऑड नंबर ऑफ π/2 इसको लिखा जाएगा, ऑड मतलब क्या होता है, इवन से एक ज्यादा या इवन से एक कम लिख लो। इवन से एक ज्यादा मतलब 2n+1, या तो इवन से एक कम मतलब 2n-1। तो ऑड नंबर ऑफ π/2 अगर मैं यहां से हटा दूंगा, ऑड नंबर ऑफ π/2 अगर मैं रियल नंबर्स में से हटा दूंगा, तो बाकी सारे वैल्यूज आप डोमेन में कंसीडर कर सकते हो, सबके लिए tan x डिफाइन हो जाएगा। बस ये जो ऑड नंबर ऑफ π/2 है, मतलब कौन कौन से, 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, 11 π/2, ऑड नंबर ऑफ π/2 के लिए tan डिफाइन नहीं होगा, इसलिए वो पॉइंट डोमेन से निकाल दिए गए हैं। तो डोमेन बनेगा r माइनस ऑड नंबर ऑफ π/2। अच्छा, tan का जो मिलने वाला फाइनल आंसर है, मतलब y की वैल्यू, तो वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, एनी वैल्यू कैन टेक। तो फाइनल आंसर एनी वैल्यू कैन टेक, इसलिए रियल नंबर। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, वेट कर रहा हूं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू cot x, अगला स्ट्रक्चर है y इज इक्वल टू cot x। अब cot मतलब क्या होता है, cos x अपॉन sin x। cot मतलब क्या होता है, cos x अपॉन sin x। तो इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, sin x, इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, sin x। तो जहां sin 0 हो जाएगा, जहां sin 0 हो जाएगा, वहां डिनोमिनेटर में 0 बनता रहेगा, वहां डिनोमिनेटर में 0 बनता रहेगा। और जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड, इस फंक्शन को हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। तो ऐसे पॉइंट तो डोमेन में ले नहीं सकते, उनको हटा देना पड़ेगा। तो जहां जहां साइन 0 बनेगा, जहां जहां साइन 0 बनेगा, वो सारे पॉइंट्स यहां से हटाने पड़ेंगे। तो साइन 0 कहाँ होता है, साइन एक्स एक्सिस से 0 होता है, मतलब n पाई, n पाई। तो चाहे वो इवन पाई आ जाए, चाहे वो ऑड पाई आ जाए, सबके लिए साइन 0 हो जाता है। तो कॉट नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए रियल नंबर्स में से वो n पाई, ये वैल्यू मैं हटा देता हूं, n पाई ये वैल्यू मैं हटा देता हूं। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 100 पाई, 200 पाई, सारे वैल्यूज हटा देंगे। इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, ये सारे वैल्यू हटा देंगे। रियल नंबर में से ये निकाल दो, बाकी कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा, मिलने वाला फाइनल आंसर एनी रियल नंबर कैन टेक, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, एंड सो ऑन, एनी रियल नंबर। हाँ बोलो, कोई डाउट है? पहले दोनों में क्लियर है, डोमेन रियल नंबर r, रेंज -1 to +1। दूसरे दोनों में, अगले दो, ये वाले नेक्स्ट वन, tan के लिए क्या होगा, रियल नंबर से ऑड नंबर ऑफ π/2 हटा देना है, और cot के लिए क्या होगा, रियल नंबर से
एन पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वो हटा देना है। अच्छा रेंज वो तो आर ही बनेगा, रियल नंबर, एनी रियल नंबर कैन टेक। और अगले लास्ट वाले वो लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू sec x, y इज इक्वल टू sec x। अब फिर से वही कहानी दोहरानी पड़ेगी, देखो ध्यान से। tan के लिए क्या था डिनोमिनेटर, sin अपॉन cos, तो नीचे cos था ना, डिनोमिनेटर में cos था, तो वैसे sec क्या होता है 1 अपॉन cos, तो डिनोमिनेटर में cos रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड में cos रहेगा, तो यहाँ cos 0 बना था, यहाँ भी cos 0 बनेगा, कहाँ ऑड नंबर ऑफ पाई बाय 2 पे, तो वो हटा देना पड़ेगा, ऑड नंबर ऑफ पाई बाय 2 यहाँ भी हटाने पड़ेंगे, तो ऑड नंबर ऑफ पाई बाय 2 मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ऑड इसलिए 2n + 1, इवन से एक ज्यादा, ऑड नंबर ऑफ पाई बाय 2 मैंने यहाँ से हटा दिया, तो इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, टर्म नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा, टर्म इज ऑलवेज डिफाइंड, फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड। और मिलने वाला आंसर जो है फाइनल आंसर, देखो आप ध्यान से सुनो जो बताने जा रहा हूँ, sec x is the reciprocal of cos, sec x is the reciprocal of cos, तो यहाँ क्या हुआ था, नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे -1 से लेके +1 तक ये सारे वैल्यूज मैंने एक्सेप्ट किए थे, और इसके बाहर मैंने रिजेक्शन दिया था, इसके अंदर वाले सारे वैल्यूज एक्सेप्ट हुए थे, बाहर रिजेक्शन था। अब उसका रेसिप्रोकल वैल्यू सेक है, रेसिप्रोकल मतलब थोड़ी देर के लिए मान के चलते एग्जैक्टली उल्टा, तो उल्टा मतलब इसका भी तो उल्टा हो जाएगा, जो वैल्यू हमने एक्सेप्ट किए थे अब वो वैल्यू रिजेक्ट करने पड़ेंगे, और जो वैल्यूज हमने रिजेक्ट किए थे उन वैल्यूज को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो एक्सेप्ट होने वाले इधर वाले वैल्यूज एक्सेप्ट होंगे, इधर वाले वैल्यूज एक्सेप्ट होंगे, तो मैं ये लिख सकता हूँ -∞ to -1, ये एक्सेप्ट होगा, या तो फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक ये भी एक्सेप्ट होगा। सर ये बीच वाला ये नॉट एक्सेप्ट होगा, -1 to +1 ये नॉट एक्सेप्ट होगा, तो ऐसा भी लिख सकते हो। लिखने का एक और तरीका है, रियल नंबर में से ये -1 से +1 के बीच वाला ये रीजन जो है वो हटा दीजिए, पूरे रियल नंबर लाइन में से ये -1 से लेके +1 तक ये जो बीच का रीजन है ना, ये रीजन को हटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, निकाल दीजिए। अब अगर ये रीजन निकाल दोगे तो जो बचेगा कौन सा बचेगा, इधर वाला बचेगा या तो इधर वाला बचेगा, मतलब -∞ to -1 और +1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये बचेगा। अच्छा एक और चीज, इस स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखोगे तो -1 और +1 एक्सेप्ट करना है, -1 और +1 कॉर्नर पॉइंट एक्सेप्ट करना है, क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और इस तरह से अगर -1 और +1 इसको ओपन इंटरवल लगाना है, -1 और +1 इसको ओपन इंटरवल, ये स्ट्रक्चर है तो ओपन इंटरवल, ये ऐसा स्ट्रक्चर है तो क्लोज इंटरवल। और सेम इसी तरह से आप लिख सकते हो कोसेक, कोसेक मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इसको 1/sin लिख सकते हो, तो डिनोमिनेटर में साइन बनेगा, डिनोमिनेटर में साइन बनेगा, जैसे कॉट का बन रहा था, देखो कॉट क्या होता है, cos अपॉन साइन, तो डिनोमिनेटर में साइन ही तो बना था, तो जहां डिनोमिनेटर में साइन बनेगा वहां n पाई डिनोमिनेटर को 0 बना देगा, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो टर्म नॉट डिफाइन, यहाँ भी डिनोमिनेटर में साइन है, अगर मैं n पाई लिख दूं तो वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हुआ तो टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगी, तो इसलिए टर्म को डिफाइन करने के लिए नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए, इसलिए वो n पाई मैं हटा देता हूँ, रियल नंबर में से सारे n पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये एंगल हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते कोसेक के लिए, अगर वो कर दिया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और ये सेम रहेगा -∞ to -1 यूनियन +1 से लेके इस तरह, या तो फिर लिख सकते हो r -1 to +1। देखो ध्यान से समझना, ये माइनस का स्ट्रक्चर अगर लिखोगे तो ओपन इंटरवल, और ये यूनियन वाला ये स्ट्रक्चर अगर लिखोगे तो ये क्लोज इंटरवल में लिखना है। अब ठीक से देख लो, लिख लो, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट, और अगर कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लो।
सर अभी इतना ही हुआ है क्या? हाँ जी बस इतना ही हुआ है, यही लिखा है। फंक्शन साइन कॉस, उसके लिए डोमेन आर, रेंज -1 to +1। फंक्शन टैन कॉट, तो उसके लिए डोमेन टैन के लिए क्या रहेगा, रियल नंबर माइनस ऑड नंबर ऑफ π/2। कॉट के लिए क्या रहेगा, रियल नंबर माइनस n पार्ट। और रेंज जो रहेगा दोनों के लिए r। सेक और कोसेक के लिए क्या होगा, डोमेन फिर से वही तरीका, रियल नंबर माइनस ऑड नंबर ऑफ π/2, रियल नंबर माइनस n पार्ट। अच्छा रेंज लिखने का तरीका, रेंज लिखने का तरीका, ये -1 to +1 इसको हटा दो, काट दो, निकाल दो, रियल नंबर में से ये सेक्शन हटाना है, तो रियल नंबर माइनस ऐसा भी लिख सकते हो। रियल नंबर माइनस लिखोगे तो ये ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा, और अगर ये स्ट्रक्चर लिखोगे तो -1 और +1 को क्लोज इंटरवल में लिखना होगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, रुका हुआ हूँ। सर मैंने स्टार्टिंग मतलब 5 मिनट लेट ज्वाइन किया। आपने रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ बोला क्या था क्या पहले? दो लेक्चर अपलोड नहीं है ना? अच्छा हाँ, अरे वो जो पहला एक लेक्चर अपलोड किया था वो ठीक था, और अगला लेक्चर वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। अब यहाँ से आगे नहीं होगा, अभी लगा हुआ है रिकॉर्डिंग, यहाँ से आगे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो वो लेक्चर नहीं ध्यान होगा रखना। क्या फिर? थर्ड वाला भेजो ना फिर। ठीक है ठीक, उसमें अगर कोई डाउट होगा, उसमें अगर कोई डाउट होगा तो उसके लिए एक हफ्ते में एक डाउट क्लास में अरेंज करवा लूंगा, ठीक है। सर एक्चुअली उस दिन नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से मुझे ज्वाइन नहीं करते आया था, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मिस हो क्वेश्चंस गया पढ़ाए था। थे। ठीक है, उस दिन क्वेश्चंस कराए थे, और जो भी क्वेश्चंस कराए थे वो कुछ 10-12 क्वेश्चन है, उसके लिए मैं एक डाउट क्लास अरेंज करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है। ओके 10-12 सर। क्वेश्चन थे, उसके लिए एक डाउट क्लास अरेंज करवा दूंगा। ओके सर। पर यहाँ से आगे अब सारे लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे, यूट्यूब पे मिलते जाएंगे। सर टैनिक्स का डोमेन एक्सप्लेन कर सकते हो क्या प्लीज? tan x का ये डोमेन, ओके देखो ध्यान से, tan x का वैल्यू क्या होता है, sin x अपॉन cos x। डोमेन लिखते वक्त क्या करना होता है, मुझे वैल्यूज ऑफ x लिखने होते हैं। डोमेन लिखते वक्त क्या करना होता है, वैल्यूज ऑफ x लिखने होते हैं, ऐसे वैल्यूज ऑफ x कि जो इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ऐसे वैल्यूज ऑफ x जो इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ x का वैल्यू π/2 लिख दिया, अगर मैंने यहाँ x का वैल्यू π/2 लिख दिया तो क्या बन जाएगा, cos ऑफ π/2, ऊपर sin π/2 तो होगा, ऊपर sin π/2, sin π/2 1 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा cos π/2। cos π/2 क्या होता है, cos π/2 0 होता है। और अगर ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो कुछ एनी वैल्यू अपॉन जीरो, जीरो से डिवाइड करना, ये टर्म नॉट डिफाइन कहलाता है, ये टर्म नॉट डिफाइन कहलाता है। तो अगर मैंने यहाँ x का वैल्यू π/2 लिख दिया, अगर मैंने यहाँ x का वैल्यू π/2 लिख दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होगा ये टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगा। और नॉट डिफाइन के लिए तो हमें x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x का कौन सा वैल्यू चाहिए, जो इसको डिफाइन करेगा, जो इसको डिफाइन करेगा वो x के वैल्यू चाहिए, नॉट डिफाइन वाले नहीं चाहिए। तो π/2 इसको नॉट डिफाइन बना देगा, इसलिए मैंने π/2 हटा देना है। तो 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, 11 π/2, 13 π/2, 15 π/2, सारे के सारे ऑड नंबर ऑफ π/2 इसको नॉट डिफाइन बनाएंगे, तो उन सबको हटा देना है मुझे, उन सबको हटा देना है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ऑड नंबर ऑफ π/2 जो यहाँ नॉट डिफाइन बनाएंगे उन सबको मुझे रियल नंबर से निकाल देना है। तो रियल नंबर से निकाल देना है, इसलिए माइनस, और किसको निकालना है, किसको निकालना है, ऑड नंबर ऑफ π/2। तो ये ऑड नंबर, सर ये ऑड नंबर कैसे हुआ, अरे देखो इवन क्या होता है, 2n ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 होगा ना, तो वो इवन होता है। तो इवन नंबर को मैं लिख सकता हूँ 2n, और क्या होता है, इवन से एक बड़ा या तो इवन से एक छोटा, ऐसा भी बोल सकते हो। तो चाहे आप 2n+1 लिख लो, चाहे आप 2n-1 लिख लो, वन एज द सेम, पर जनरली प्रेफरेबल होता है 2n+1। तो यहाँ मैं रियल नंबर में से ये ऑड π/2 सारे के सारे निकाल दूंगा, और जो बचे हुए वैल्यू है
वो सारे यहाँ लिखूंगा तो फंक्शन आराम से डिफाइन हो जाएगा। रियल नंबर में से ऑड पाई बाय 2 अगर हटा दिए तो बाकी जितने भी वैल्यू बचे वो सारे वैल्यू इसको डिफाइन कर पाएंगे। यस सर, क्लियर। ओके, और किसी को कोई डाउट है भाई? सर नो y सर, इक्वल समझा। टू रेट में 3 रेंज, एक मिनट पढ़ने दो यार, क्या लिखा 3 रेंज है क्या? अच्छा 3 रेंज नहीं, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये लिखने का तरीका है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जरा नंबर लाइन पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लिखा गया है इसको नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करता हूँ। माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से लेके -1, इनको एक्सेप्ट करना है। फिर +1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक इनको भी एक्सेप्ट करना है। तो इधर वाले एक्सेप्ट है, इधर वाले भी एक्सेप्ट है, बीच वाले के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, मतलब ये बीच वाले रिजेक्ट है। ये ऊपर वाला लिखा है। अब ये नीचे वाला क्या बोल रहा है, नीचे वाला ये जो लिखा है r माइनस, ये क्या बोल रहा है, पूरे रियल नंबर में से -1 और +1, ये जो रेंज है -1 और +1, ये जो रेंज है, ये रेंज काट दीजिए, हटा दीजिए, निकाल दीजिए। पूरे रियल नंबर में से ये रेंज काट दीजिए, निकाल दीजिए, हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, इधर वाला बचेगा, इधर वाला बचेगा। इसको हटा दिया मैंने बीच में से, इसको हटा दिया, मिटा दिया। तो पूरे रियल नंबर में से -1 और +1 को निकाल दीजिए, काट दीजिए, हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, इधर वाला। तो लिखने का तरीका अलग है, ये वाला भी वही है और ये वाला भी वही है। दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, या तो ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों करेक्ट है। फिर सर ये क्या है, ये कोसेक के है, वैसे ही लिखे हैं बिल्कुल, दोनों सेम है। देखो सेक और कोसेक के लिए रेंज सेम होगा। लिखने के दो तरीके हैं, इस रेंज को लिखने के दो तरीके हैं, और रेंज तो एक ही है, रेंज एक ही है, सेम है दोनों। ये इस तरीके से लिखने का तरीका बदल दिया है बस, बाकी कुछ नहीं, लिखावट बदल दी गई है, बाकी दोनों का आंसर सेम ही है। रीजन देख लो, रीजन, ये रीजन कौन सा इंडिकेट कर रहा है, ये वाला, ये वाला। और ये क्या बोल रहा है, रियल नंबर में से बीच वाले को माइनस कर दो, मतलब ये वाला और ये वाला, दोनों का इंडिकेशन सेम रीजन आ रहा है। और बोलो, कोई डाउट है वो? क्लियर हो गया? अच्छा, कोई और टाइप किया हुआ है? समझा सर, थैंक यू। ओके ओके, रिलैक्स, ये मेरा ड्यूटी है भाई, तो परेशान मत किया करो। अभी आप बहुत बढ़िया से सुन रहे हो, तो मैं भी आराम से समय दे रहा हूँ ना, बता दो, लिख लो आराम से, कोई डाउट होगा तो पूछ लो, शांति में, अच्छे से समझ में भी आ जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई? अब ये बताने की अलग से जरूरत होगी क्या, इसको लर्न करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा क्या अलग से? नहीं ना, जानते हो ना, ये लर्न करना ही पड़ेगा। चलो मिटा देता हूँ। अब हमें नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानना है। क्वाड्रेंट वाइज ट्रिग्नोमेट्री का नेचर क्या होता है वो हम देखेंगे। क्वाड्रेंट वाइज नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये वाला है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यहां देखो क्या बन सकता है, एंगल क्या बनेगा,
1 पाई बाई 2, वेरी गुड। यहाँ 2 पाई बाई 2 दैट इज 5, यहाँ 3 पाई बाई 2, बहुत अच्छे, सही जा रहे हो। आगे 2 पाई, हाँ फिर आगे 5 पाई बाई 2, एक एक पाई बाई 2 बढ़ाते जाना है। ये 5 पाई बाई 2, आगे क्या होगा 6 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई, फिर आगे 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, आगे क्या होगा 8 पाई बाई 2 दैट इज 4 पाई, वेरी गुड वेरी गुड। आगे 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, आगे 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 मतलब 5 पाई होगा, 5 पाई, आगे 11 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, आगे क्या होगा 12 पाई बाई 2 दैट इज 6 पाई, 6 पाई, 12 पाई बाई 2 होगा, 12 पाई बाई 2 होगा, ऐसे होगा 12 पाई बाई 2, पर ये इवन है तो 2 1 2 2 6 तो 6 पाई लिख सकते हो, समझ गए ना। अब इसको मुझे जनरलाइज फॉर्म में लिखना है। सर क्या बता रहे हैं, अरे देखो समझते हैं, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे सारे के सारे इवन पाई मिलते जा रहे हैं। तो अगला क्या होगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हो 6 पाई के आगे क्या होगा 8 पाई, 8 पाई के आगे क्या होगा 10 पाई, 10 पाई के आगे क्या होगा 12 पाई, 14 पाई, तो इवन नंबर ऑफ पाई सारे के सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेंगे। अच्छा, इवन को लिखने का तरीका अभी अभी तो डिस्कस किया था 2n, इवन नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2n और आगे वाला पाई, तो 2n पाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को यहां से आगे याद रखना है 2n पाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्या बोल सकते हो और 2n पाई, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहां कोशिश करो, यहां कोशिश करो 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, आगे क्या 7 पाई, 9 पाई, हाँ वेरी गुड, कौन बता रहा है, बहुत अच्छे। ऑड नंबर ऑफ पाई, इसको डिफाइन कर सर ये सकते हो, कल हो गया था। ठीक है ठीक है, फिर से थोड़ा 2 मिनट से लो, थोड़ा 2 मिनट से लो। यस ऑड सर। नंबर ऑफ पाई, ऑड नंबर ऑफ पाई, ऑड नंबर मतलब इवन से एक छोटा या एक बड़ा, जो भी आपका मन चाहे, तो 2n प्लस 1 पाई ये भी लिख सकते हो, और 2n माइनस 1 पाई ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, इसमें तो पाई बाई 2 ही बने हुए हैं, इसमें भी पाई बाई 2 बने हुए हैं, इसमें भी पाई बाई 2 बने हुए हैं। अब ध्यान से देखो, ये है 1 पाई बाई 2, आगे चल के 5 पाई बाई 2, मतलब डिफरेंस 4 का है ना, 1 to 5 डिफरेंस कितना है 4 का है, 5 के बाद सीधा बना 9, तो फिर से डिफरेंस कितना है 4 का, फिर 9 के आगे क्या बनेगा 13, 13 पाई बाई 2, अगला क्या होगा 17, 17 पाई बाई 2, अगला क्या होगा 21, 21 पाई बाई 2, 2 का डिफरेंस बन रहा है भाई। हाँ बोलो, कोई डाउट है? नो सर। ओके ओके, तो 4 का डिफरेंस बन रहा है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ 4n, 4 का डिफरेंस बन रहा है इसलिए मैं लिख लेता हूँ 4n। पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है इसलिए +1 लगा देता हूँ, डिफरेंस 4 का है तो 4n, पॉजिटिव वाई एक्सिस है इसलिए +1, और आगे सारे के सारे पाई बाई 2 ही तो है, तो 4n + 1 पाई बाई 2। अच्छा, यहाँ ये भी तो 4 का डिफरेंस है, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, आगे 15 पाई बाई 2 होगा, आगे क्या होगा 19 पाई बाई 2, तो इधर भी तो डिफरेंस 4 का है, इधर भी तो डिफरेंस 4 का है, तो ये रहेगा 4n, ये नेगेटिव वाई -1। एक्सिस, नेगेटिव, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, 4n - 1, और ये भी सारे के सारे पाई बाई 2 है। एक और चीज, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, मतलब सेंटर इज एट ओरिजिन और रेडियस इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,0, 1,0, ये पॉइंट आ जाएगा -1,0। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, एक्स एक्सिस पे क्या होता है y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो +1, नेगेटिव एक्स एक्सिस तो -1। अच्छा, y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और ये पॉजिटिव है तो +1, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ क्या होगा -1, 0,-1, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सुन रहे हो, फर्स्ट क्लास एकदम। अब देखो,
जो मैं बताने जाने वाला था, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है, वो टॉपिक मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा के बारे में सोचता हूँ। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या है पहले वो देखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 डिग्री से धीरे 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 बढ़ता जाता है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 से लेके धीरे 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 एंगल इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एंगल तो इंक्रीज हो रहा है। अब वैल्यू ऑफ साइन मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। वैल्यू ऑफ साइन मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। और वैल्यू ऑफ कॉस मतलब होता है x कोऑर्डिनेट। अब देखो, यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, ये बात समझे सब लोग। एंगल इंक्रीज हो रहा है, ये बात समझ गए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं साइन का वैल्यू। साइन का वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट। अब देखो y कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, 0। y कोऑर्डिनेट यहाँ एट द टाइम ऑफ स्टार्ट क्या है, 0। और धीरे 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 यहां तक आ गए तो वो 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, y कोऑर्डिनेट इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1। पहले वो 0 था y कोऑर्डिनेट, अब वो क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक तो वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। 0 से लेके 1 तक वो भी तो इंक्रीज हो रहा है, वो भी इंक्रीज ही हो रहा है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं साइन थीटा गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द एंगल। फिर से बता देता हूं, अगर यहाँ एंगल बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। मतलब क्या है, देखो समझने की कोशिश करो। साइन 1 डिग्री थोड़ा सा छोटा होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा साइन 2 डिग्री, उससे और थोड़ा बड़ा होगा साइन 3 डिग्री, उससे और थोड़ा बड़ा होगा साइन 30 डिग्री, उससे और थोड़ा बड़ा हो जाएगा साइन 60 डिग्री, उससे और थोड़ा बड़ा हो जाएगा साइन 90 डिग्री। समझ रहे हो ना। जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ा लेते जाऊंगा, तो साइन का वैल्यू भी बड़ा होता जाएगा, ग्रेटर होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए साइन इज नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसमें कोई डाउट है? नो सर। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब देखते हैं कॉस के बारे में। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझिए एंगल तो 0 से लेके 90 तक वो बढ़ते ही जा रहा है, एंगल तो बढ़ते जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बढ़ रहा है, उसके साथ साथ साइन भी बढ़ रहा है। पर क्या कॉस का वैल्यू भी बढ़ रहा है? चेक करते हैं। कॉस का वैल्यू मतलब क्या देखना है हमें, एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1, और धीरे 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 वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 में बदल जाएगा। तो पहले 1 और बाद में धीरे 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 वो वैल्यू 0 हो गई, बाद में धीरे 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 वो वैल्यू 0 हो गई। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो कॉस का वैल्यू कम होते जा रहा है, और एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस का वैल्यू बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। तो कॉस का वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 0, 1 से लेके हो रहा है। तो कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए डिस्कस किया जा रहा है, साइन थीटा इंक्रीजिंग होता है, कॉस थीटा डिक्रीजिंग होता है। क्या ये चीज समझ गए आप यस सर। यस सर। सब लोग? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सोचते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फिर से मैं डिसाइड करता हूं साइन के बारे में। तो साइन मतलब क्या चेक करना होगा आपको, y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, 1, और धीरे 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 सेकंड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट यहाँ क्या हो गया, देखो तो जरा, 0 0 हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और गोज टू 0, 1 से लेके 0 की तरफ जा रहा है, 1 से लेके
धीरे 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 जीरो की तरफ जा रहा है। 1 से लेके धीरे 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 जीरो की तरफ जा रहा है। तो 1 से 0 जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? बताओ बताओ फटाफट। डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। 1 से लेके 0 तक जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। sin theta goes on decreasing in second quadrant, in second quadrant। अब cos theta देखते हैं, cos theta देखते हैं। cos theta मतलब क्या चेक करना होगा, x कोऑर्डिनेट चेक करना होगा। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ क्या है -1 है। तो समझने की कोशिश करो, 0 से लेके धीरे 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 कम होते जाएगा और -1 पे आ जाएगा। धीरे 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 कम होते जाएगा और -1 पे आ जाएगा। तो 0 से लेके -1 मतलब कम ही तो हो रहा है, डिक्रीज ही तो हो रहा है। तो cos थीटा भी goes on decreasing, cos थीटा भी goes on decreasing। समझ गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों डिक्रीजिंग है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पहले sin थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और इधर क्या है y कोऑर्डिनेट -1। तो देखो 0 से लेके -1, 0 ऊपर होगा -1 नीचे होगा। तो 0 से लेके -1 मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब देखते हैं cos थीटा। बी केयरफुल, ध्यान से देखो। cos थीटा मतलब क्या देखना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट। cos थीटा मतलब x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा हुआ है -1 और यहाँ x कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 0 ओ। अब ध्यान से देखो, यहाँ -1 है, पहले -1 है, -1 है, वैल्यू कम है और धीरे 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 एंगल के साथ ये वैल्यू 0 तक आ गई। तो -1 से लेके धीरे 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 0 तक आ गई। तो -1 से 0 आई मतलब बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो cos थीटा मतलब वैल्यूज ऑफ x गोज ऑन इंक्रीजिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन डिक्रीज cos इंक्रीज। फर्स्ट वाले में क्या होगा, साइन इंक्रीज cos डिक्रीज। सेकंड वाले में क्या होगा, दोनों के दोनों डिक्रीज। थर्ड वाले में क्या होगा, साइन डिक्रीज cos इंक्रीज। अब फोर्थ वाले के लिए, अब ये आप लोग बताओ, आप में से कोई बताओ भाई, फटाफट बता दीजिए। आर इंक्रीजिंग, साइन साइन इंक्रीजिंग। किसी ने बोला साइन इंक्रीजिंग, दूसरे ने बोला बोथ आर इंक्रीजिंग। चलो चेक करते हैं। बोथ आर इंक्रीजिंग। बहुत बढ़िया, चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे सुंदर। साइन थीटा देखो, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, -1, यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक मतलब गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो साइन गोज ऑन। cos 0 से लेके 1 तक, cos क्या है 0 से लेके 1 तक। cos का वैल्यू जो है धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है 0 से लेके 1 तक। तो बोथ आर इंक्रीजिंग। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बहुत फर्स्ट क्लास है। तो बोथ आर इंक्रीजिंग। समझ गए, कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक गौर करने लायक बात है, tan थीटा किसी भी क्वाड्रेंट में लिखो, tan थीटा किसी भी क्वाड्रेंट में लिख लो, वो ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। tan थीटा किसी भी क्वाड्रेंट में लिख लो, ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। tan थीटा हमेशा इंक्रीजिंग ही मिलेगा, tan थीटा कभी डिक्रीज नहीं होता है। किसी भी क्वाड्रेंट में tan थीटा हमेशा बढ़ेगा, इंक्रीज ही होगा विद द एंगल। एंगल बढ़ता जाएगा तो tan भी बढ़ता जाएगा। कोई डाउट है भाई इसमें? नो कोई डाउट है? सर। सबको समझ गया? सर आपने बाकी के फंक्शन नहीं लिखवाए, कॉट भी तो होता है, सेक और कोसेक भी तो होता है, तो उनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पढ़ा है आपने? बता देता हूँ, चलो बाकी फंक्शंस के लिए भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता देता हूँ। सिंपल सा कंसेप्ट है, आराम से देखो। साइन के लिए रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन के लिए रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक। कोसेक। कॉस के लिए रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक। टैन के लिए रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा वैल्यू, उल्टा। अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, उल्टा रिवर्स रेसिप्रोकल।
तो उसका नेचर भी तो उल्टा हो जाएगा, उसका नेचर भी तो उल्टा हो जाएगा। अगर फंक्शन ही उल्टा है तो नेचर भी उल्टा है, नेचर भी उसका उल्टा है। तो अब देखो जरा सर समझने की वॉइस कोशिश करो, ब्रेक हो अगर रही मैं है। जी क्या हुआ, क्या डाउट है भाई? आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है आप ठीक से? हेलो, बाकी लोगों को आवाज क्लियर है? क्लियर यस सर, अभी ठीक है। ओके ठीक है। यस सर अभी क्लियर है। ओके ओके, अगर दिक्कत आती भी है ना गाइस तो डोंट टेक एनी टेंशन, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। इस लेक्चर को दो दो बार आप देख सकते हो आराम से, एटलीस्ट रिवाइज तो कर सकते हो, या तो टाइमिंग सेशन देख लिया करो, जो मिस हो चुका है आपका वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़े। ओके, अब देखो सर कौन से कोसेक चैनल मतलब पर क्या होगा? होगा, साइन का क्या हुआ? कौन से चैनल पर अपलोड हेलो, होगा? अरे यार जैसे देखो लेक्चर खत्म होता है ना तो मैं आपके ग्रुप पे इसका लिंक भेज दूंगा, या तो फिर मेरे नाम से ही जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है उस पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, यस सर। इस चैनल पे मिल जाएगा, या तो ग्रुप पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वीडियो की ग्रुप पे लिंक आ जाएगी आपको, पर उसको शायद अपलोड होने में कुछ हाफ एन आवर लग जाएगा नियर अबाउट। तो आफ्टर 9 o'clock या 9:30 आप वो देख सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, सर हाफ एन आवर में अपलोड हो जाएगा। ठीक है ठीक है, या तो मेरे नाम से चैनल सर्च कर लो, उस पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलो आगे देखें, अगला देख ले भाई, आगे बढ़ू? यस सर आउटलाइन है। ओके ओके चलो भाई बहुत बढ़िया। देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो उसका नेचर भी तो उल्टा हो जाएगा, उसका उल्टा नेचर, उल्टा नेचर मतलब अगर यहाँ इंक्रीजिंग नेचर है तो इसके लिए क्या नेचर होगा बताइए आप लोग खुद, बताइए डिक्रीजिंग आप लोग। नेचर। इंक्रीजिंग नेचर, बहुत सही बहुत सही, फर्स्ट क्लास एकदम। रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है मतलब उल्टा है तो नेचर भी उल्टा हो जाएगा, इधर इंक्रीजिंग है तो इधर क्या होगा? डिक्रीजिंग। चलो अब सेक के लिए कौन बताएगा, सेक थीटा के लिए कौन बताएगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। वेरी गुड, ये भी तो रेसिप्रोकल है, तो ये अगर डिक्रीजिंग है थीटा के लिए कौन बताएगा? cos थीटा के डिक्रीजिंग। लिए कौन बोलेगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। अच्छा इधर क्या होगा, इधर सोचो तो, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल, साइन डिक्रीजिंग तो कोसेक इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। सेक थीटा, सेक थीटा इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, कॉट थीटा डिक्रीजिंग। 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 बस बहुत सर आवाज बंद हो गई आपकी। सर आप म्यूट करो। सर माइक म्यूट है आपका। सर माइक बंद कर सर दिए। माइक म्यूट है आपका। सर अरे उनको कॉल आया। वो तो हमें पढ़ रहे हैं पर माइक म्यूट है सर आपका। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टरबेंस। ओके ओके, आप क्लियर है ना? हाँ सर। देखो जरा cos सर एक के बार रिपीट करो फर्स्ट ना क्वार्टर क्या में जैसे बोला। रेसिप्रोकल बनाया, वैसे फोर्थ क्वार्टर में बना सकते हो। यहाँ साइन थीटा क्या है?
डिक्रीजिंग नेचर है, तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा क्या होगा? इंक्रीजिंग इन नेचर। कॉस क्या है? इंक्रीजिंग है, उसका रेसिप्रोकल सेक क्या होगा? डिक्रीजिंग। tan इंक्रीजिंग है, तो उसका रेसिप्रोकल कॉट क्या होगा? डिक्रीजिंग। फोर्थ क्वाड्रेंट में सोचो, फोर्थ क्वाड्रेंट में sin थीटा इंक्रीजिंग, sin थीटा इंक्रीजिंग, तो कोसेक क्या होगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग cos थीटा इंक्रीजिंग, cos थीटा इंक्रीजिंग, तो सेक क्या होगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग tan थीटा इंक्रीजिंग, तो cot क्या होगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग अच्छा, एक और नोट करने लायक बात, tan किसी भी क्वाड्रेंट में लिखो, tan किसी भी क्वाड्रेंट में लिखो, वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। तो वैसे मैं cot के लिए भी बोल सकता हूँ, cot के लिए भी बोल सकता हूँ, cot किसी भी क्वाड्रेंट में लिख लो ऑलवेज डिक्रीजिंग रहेगा, cot किसी भी क्वाड्रेंट में लिख लो ऑलवेज डिक्रीजिंग रहेगा। अब क्या ये बाकी लिखवाने की जरूरत है? समझ जाओगे ना, समझ जाओगे, ये बाकी कोसेक सेक कॉट, तो याद रखने के लिए बस ये दो ही काफी है सर, आगे तीसरा नहीं चाहिए। अरे tan ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, सारे क्वाड्रेंट में tan इंक्रीजिंग होता है, कॉट डिक्रीजिंग होता है, तो tan कॉट को वैसे लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, अब तक तो लर्न हो भी चुके होंगे। हाँ जी आशीष बोलो भाई, कोई डाउट है? सर वापस एक बार रिपीट करो ना, ये tan थीटा का, आपका आवाज नहीं आ रहा था मुझे। यस सर, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अरे आशीष सर हैंड बहुत रेस किए दबी थे ना, दबी आ कोई रही है डाउट है आपकी क्या? आवाज। नहीं है, ठीक है चलो, अब बाकी लोग बोलो, इसमें कोई डाउट है? ये वाले स्ट्रक्चर में नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें कोई डाउट है किसी को? नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें कोई डाउट है किसी को? सर आपका आवाज अभी भी नहीं आ रहा है। नहीं है, क्लियर? सर बहुत पतली आवाज आ रही है आपकी। ठीक है यार, आवाज अभी कितना मतलब पूरी सर कोशिश आपका करो, नॉइस सप्रेशन ऑन है क्या सेटिंग में से? देखते हैं, थोड़ा 2-3 मिनट बीत जाएगी, देख लीजिए आवाज क्लियर। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इसका? हाँ सर। नहीं लिया? ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लिया ले सर। लीजिए आराम से। tan थीटा रिपीट करो, tan थीटा क्या रिपीट कीजिए, tan theta always goes on increasing, tan theta always goes on increasing in every quadrant, चारों क्वाड्रेंट में tan theta का वैल्यू इंक्रीज ही होता है। उसी तरह से cot theta always goes on decreasing, cot theta always goes on decreasing, किसी भी क्वाड्रेंट में वो डिक्रीज ही होता है। tan always goes on increasing, cot always goes on decreasing। अब क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बार बार दो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। बेटा अब आगे समझते हैं। देखो, रेंज ऑफ सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो देखते हैं स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ये मॉड ऑफ sin x, मॉड ऑफ cos x, या तो फिर sin square x, and the last one is cos square x। इन चारों के लिए रेंज इज
क्लोज इंटरवल 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1। इन सब का वैल्यू फाइनल आंसर 0 से लेके 1 तक ही बनेगा, 1 से बड़ा भी नहीं होगा, 0 से छोटा भी नहीं। दूसरा लिखो, मॉड ऑफ sec x, मॉड ऑफ cosec x, या तो फिर sec square x, and the last one is cosec square x। इन चारों रेंज इज, इन चारों रेंज इज +1 से लेके इंफिनिटी, +1 से लेके इंफिनिटी। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू होगा +1 और मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा। Sir, voice is not clear. अच्छा, ये अगर फंक्शन है तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। ये अगर फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। ये अगर फंक्शन होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा, क्या मैक्सिमम बोल रहे हो? वैल्यू कैन नॉट, इसका मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है अभी। थर्ड वन देख, मॉड ऑफ tan x, मॉड ऑफ cot x, या तो फिर tan स्क्वायर x, cot स्क्वायर x। तो इनके लिए रेंज वो देखो, रेंज इज 0 to infinity, 0 to infinity। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ mod tan x is 0, minimum value of mod cot x is 0, minimum value of tan square x is 0, minimum value of cot square x is 0। यहाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ जी बोलो, कोई डाउट है? Sir, ये वापस रिपीट करो, आपका आवाज नहीं आया कुछ भी। अरे आशीष भाई, कौन नहीं आती है? हाथ हैंड रेस कर देता है तो बाद में कुछ बोल ही नहीं रहा है। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही हमें। यस सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही कब से। बाकी लोग बोलो भाई, यस सर, साउंड में कोई दिक्कत आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब टोटल सर 37 आप लीव स्टूडेंट्स आ करके गया, ज्वाइन करो। तो किसको साउंड में दिक्कत आ रही है भाई? बोलो तो जरा फटाफट। सर, सबको आ रही है। अरे वो हमें सुन नहीं सकते। सर आप लीव करके ज्वाइन करो वापिस। प्रॉब्लम है उनको आ रही है। अच्छा देखो, मैं लीव करके ज्वाइन, अरे यार मैंने लीव कर दिया तो मीटिंग ही बंद हो जाएगा। नहीं सर, नहीं होगा। मैंने लीव किसी कर को दिया तो host- मीटिंग ही बन जाएगा, बंद हो जाएगा किसी यार। को होस्ट बना के लीव करके ज्वाइन करो। नहीं होगा। अरे सर को आवाज ही नहीं आ रही है। ओके चलो, किसी को होस्ट बना सकते हैं। पर रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा यार, हाँ रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा बड़े भैया। सर, वो 2 पार्ट में अपलोड कर देना। अरे ईयरफोन। क्या अब सुनाई दे रहा है क्या? देखो तो, अब सुनाई दे रहा है क्या? यस सर, सुना दे रहा है। यस सर, आपकी आ रही है आवाज। सर अभी सुनाई दे रहा है। अब सुनाई दे रहा है ना? यस सर। अब कोई डाउट? अब क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। अब क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। ओके ओके, अच्छा अब मेरे समझ में आ गया। आपका लास्ट लेक्चर होता है, आपका लास्ट लेक्चर होता है, और दिन भर से लेक्चर चलते आ रहे हैं, तो ये जो
हुआ है ना, इसे लगा हुआ है, इसका बैटरी डाउन हो जाता है, तो इस वजह से आपको साउंड की दिक्कत आ रही है। तो ठीक है, मैं आगे से कोशिश करता हूँ। एक काम करते हैं, इसको निकाल ही देता हूँ ब्लूटूथ, अगर या तो नेक्स्ट लेक्चर में विदाउट ब्लूटूथ ले लूंगा बस। सर अब थोड़ी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है लेक्चर जब आप दूर। मैं विदाउट ब्लूटूथ कोशिश करूंगा आपका। अब आ रहा है ना आवाज सही? यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, ऋतिका sir. बोलो, कोई डाउट है? सर ये 1 2 3 वापस एक बार बताइए ना। आवाज आ रही है ना क्लियर? यश गोहिल, हाँ ओके Yes. ओके ओके, चलो चलो आगे बढ़ाते हैं। तो ये मॉड ऑफ sin x, मॉड ऑफ cos x, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, इनके लिए मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। मॉड ऑफ sec x, मॉड ऑफ cosec x, sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, इनके लिए मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट डिफाइन। मॉड ऑफ tan x, मॉड ऑफ cot x या tan स्क्वायर x या cot स्क्वायर x, इनके लिए क्या होगा? मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू 0। मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट डिफाइन। और रेंज ये भी लिखा दिया है, तो ये भी याद रखो। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसकी मदद होगी, बहुत मदद होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये जरूरी है। ठीक है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। हो जाए तो एक बार बता देना, कंफर्मेशन दे दो भाई। हो गया? बढ़े आगे? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे लिख लो, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्राफ को समझते हैं। पहला लिख लो, फर्स्ट वन, y is equal to sin x, y is equal to sin x। इसके लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो ध्यान से, y एक्सिस, x एक्सिस, ये रहा 0, यहाँ एंगल π/2, ये वाला एंगल होगा पाई, आगे एंगल होगा 3π/2, अगला होगा 2 पाई, आगे 5π/2, आगे 3 पाई एंड सो ऑन, बढ़ता जाएगा। यहाँ पीछे नेगेटिव, तो -π/2, यहाँ होगा -पाई, यहाँ होगा -3π/2, -2 पाई एंड सो ऑन। ये y एक्सिस पे बस दो ही वैल्यू चाहिए, एक तो रहेगा +1 पॉजिटिव 1 और दूसरा रहेगा -1 नेगेटिव 1। बस साइन और कॉस का ये -1 और +1 के बीच में घूमता रहेगा। रेंज हमने डिफाइन कर रखा है, -1 से लेके +1 तक। साइन का वैल्यू, साइन का ग्राफ कभी भी 1 के ऊपर नहीं जा सकता। साइन का वैल्यू, साइन का ग्राफ कभी भी 1 के ऊपर नहीं जा सकता। समझ रहे हो? और -1 के नीचे भी नहीं जा सकता, -1 के नीचे भी नहीं जा सकता।
+1 के ऊपर नहीं जा सकता, -1 के नीचे नहीं जा सकता। तो अब देखो कौन से वैल्यूज में लिख लेता हूँ। अगर x का वैल्यू 0 हो जाए, अगर x का वैल्यू 0 हो जाए तो y भी तो 0 हो जाएगा, sin 0 0 तो 0 0 ये पहला पॉइंट। देखो ध्यान से, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, और फिर मैं यहाँ बना देता हूँ पॉइंट। अगर वैल्यू ऑफ x 0 है तो y का वैल्यू भी 0 है, 0, 0। अगर वैल्यू ऑफ x π/2 लिख दिया तो वैल्यू ऑफ y sin π/2 मतलब 1 आ जाएगा, तो π/2, 1। अगर x का वैल्यू मैंने पाई लिख दिया तो y का वैल्यू sin पाई 0 होता है, तो x का वैल्यू पाई, y का वैल्यू 0। अगर मैंने x का वैल्यू 3π/2 लिख दिया तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा, 3π/2 के लिए -1 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 2π लिखा तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स आप ले सकते हो। अब ये पॉइंट ग्राफ पेपर पे प्लॉट भी कर सकते हो। पहले 0, 0, ये रहा पहला पॉइंट 0, 0। दूसरा पॉइंट π/2 के लिए 1, तो ये π/2 और यहाँ से 1, तो π/2 के लिए 1, ये पॉइंट आ जाएगा। अगला पॉइंट पाई के लिए 0, ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 3π/2 के लिए -1, 3π/2 के लिए -1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अगला क्या होगा, 2π के लिए फिर से 0, यही पॉइंट होगा। तो इनको मैं फ्री हैंड स्केच से ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, फ्री हैंड स्केच। तो ऐसा होगा, देखो ऐसा बनेगा क्या? देखो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर, अबव एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाएगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाएगा। नाउ यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है, ये बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस, तो बिलो एक्स एक्सिस मतलब ये नेगेटिव हाफ साइकिल कहलाएगा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एक कंप्लीट फुल साइकिल बन जाएगा, एक कंप्लीट फुल साइकिल बन जाएगा 0 से लेके 2π तक। तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है 0 से लेके 2π तक। तो इस फंक्शन का पीरियड कहलाता है 2π। पीरियड इज 2π। पीरियड मतलब जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होगा, जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होगा वो टाइम, तो 0 से लेके 2π, तो इसमें एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो पीरियड इज 2π। यहाँ से फिर से आगे ये ग्राफ फिर से ऐसा चला जाएगा और फिर आगे और ऐसा चलता जाएगा। इधर, अच्छा इधर क्या होगा पीछे, ऐसे चलता ही रहेगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू +1 होगा, इसके बाहर निकलेगा नहीं ग्राफ, और मिनिमम वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू वो -1 होगा, इसके बाहर भी नहीं निकलेगा ग्राफ। हमेशा याद रखो -1 और +1 के बीच में मिलेगा साइन का ग्राफ। पीरियड इज 2π। ये पॉइंट लेके फ्री हैंड स्केच मैंने बना दिया। अब बोलो इसमें कोई डाउट है तो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। इस वाले स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट है? नो डाउट। ग्राफ ऑफ साइन एक्स, कोई डाउट है किसी को? गाइस बोलो फटाफट। नो सर। सर लेफ्ट पीरियड -2 आएगा ना, +2π। अच्छा आप सुनाई दे रहा है क्या कि नहीं सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सर। दे रहा है सर। अब सुनाई दे रहा है? दे रहा है सर। ओके ओके, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है? नहीं सर, पूरा। पूरा सुनाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ये समझ गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, हाँ आज के लिए ना sin x ही रोक देते हैं, cos से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। और मैं वैसे कोशिश करूंगा पूरी कि बैटरी को चार्ज करके रख लो पहले। ये ईयरफोन का बैटरी प्रॉब्लम दे रहा है, बात कुछ नहीं। आपका लास्ट लेक्चर होता है और वो बकायदा उससे ही थोड़ा सा दिक्कत। हाँ, ये लेक्चर आपको अपलोड कर दूंगा, तो बीच में जो ड्रॉप हो चुका है वो आप सुन सकते हो। ठीक है, यस सर। आज के टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। ओके ओके ओके, इसी तरह से कोऑपरेट करते रहिएगा, इसी तरह से कोऑपरेट करते रहिएगा। बहुत अच्छे से आज आपने अच्छा बिहेव किया है, तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। शांति से सुनो, तो सबके डाउट भी क्लियर करूंगा और बता भी दूंगा सारे कंसेप्ट। चलो भाई ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। कल ही है ना शायद अपना? ठीक है, तो कल ये दिक्कतें ना आए ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। सॉरी फॉर द ट्रबल। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे, बाय।